Hello students, welcome to my channel. I am Poonam Dua from Imend Education Academy of Literature, and today we are covering Unit 2 Lesson 5 of The World After 1945 for DU SOL first year students. We are covering Unit 2 Lesson 5 Women's Movement, Issues and Debates. This video will be in many parts because the chapter is very big. This is part 1 of the video. Let us start. This is Unit 2 Social Moments, Lesson 5 Women's Moments, Issues and Debates. ये पूरा चैप्टर ही विमेंस मोमेंट्स के बारे में है, तो सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है फेमिनिज्म को समझना, जिसको हिंदी में हम नारीवाद कहते हैं. फीमेल्स को बहुत सालों से सब्जुगेट किया गया है, दबाया गया है बाय मेन, एंड दिस एक्सपीरियंस ऑफ सब्जुगेशन हैज़ बोथ यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर नरेटिव्स. तो ये सब्जुगेशन ऐसा नहीं है कि हर जगह एक तरीके से फैला हो या हर जगह अलग अलग तरीके से फैला हो. इसके बहुत सारे रूप हैं. कुछ सब्जुगेशन है जो यूनिवर्सल हैं और कुछ सब्जुगेशन है जो किसी का पर्टिकुलर एक्सपीरियंस हो सकते हैं. So the way the subjugation of women have been articulated and addressed and alternatives have been proposed is popularly called feminism. तो इस सब्जुगेशन से कैसे छुटकारा पाया जाए, ये सब्जुगेशन किस तरीके से फीमेल्स को एड्रेस करना चाहिए, सब्जुगेशन पर फीमेल्स का या पूरी दुनिया का क्या रिस्पांस होना चाहिए, उस सारे रिस्पांस को मिला जुलाकर नारीवाद या फेमिनिज्म बोला जाता है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. फेमिनिज्म इज़ एक्चुअली अबाउट एक्सप्लोरिंग ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड क्वेश्चनिंग पावर इक्वेशंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स. तो कौन पावरफुल है, कौन नहीं है, और जो नहीं है वो क्यों नहीं है, उस चीज़ को समझा जाना, उस चीज़ को रिएक्ट करना, दिस इज़ फेमिनिज्म. इट इज़ एन एक्सरसाइज टू सर्च फॉर द पास्ट, टू नो द प्रेजेंट एंड टू एनविजन अ बेटर फ्यूचर. पास्ट में क्या क्या गलत हुआ, प्रेजेंट में क्या क्या किया जा सकता है जिससे कि फ्यूचर को बेटर बनाया जा सके फॉर फीमेल्स. दिस इज़ व्हाट वी कॉल फेमिनिज्म. हम इस वीडियो में पढ़ेंगे लिबरल फेमिनिज्म, जिसको हिंदी में उदारवादी नारीवाद भी बोला जाता है. लिबरल फेमिनिज्म emerged इन द कंटेक्स्ट ऑफ राइज ऑफ कैपिटलिज्म, यानी कि पूंजीवाद. तो लिबरल फेमिनिज्म कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म से पैदा हुआ है, एंड इट पुट्स फोर्थ द इनहेरेंट इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग. तो लिबरल फेमिनिज्म या फिर उदारवादी नारीवाद कहता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो एक दूसरे के समान हैं बिल्कुल. इन द बैकग्राउंड ऑफ राइजिंग कैपिटलिज्म, न्यू बर्जुआ या मिडिल क्लास मेन questioned divine and absolute right of the king, and similarly in this period women questioned absolute rights of husband over wife. तो एक पूंजीवाद समाज में जिस तरीके का सिस्टम चला आ रहा था उस पर लोगों ने सवाल उठाए. सबसे पहला सवाल कि राजा को पूर्ण अधिकार क्यों है, और दूसरा सवाल फीमेल्स ने उठाया कि एक पति को अपनी पत्नी पर पूर्ण अधिकार क्यों है. हम इस वीडियो में इस 4 तरीके के समाजवाद के बारे में बात करेंगे. लिबरल फेमिनिज्म, जिसको कि उदारवादी बोला जाता है, मार्क्सिज्म मार्क्सवादी, रेडिकल कट्टरपंथी, और सोशलिस्ट समाजवादी. लिबरल यानी कि उदारवादी फेमिनिज्म की हिस्ट्री बहुत पुरानी रही है, लगभग 300 साल पुरानी, और बहुत ज़्यादा वेरिएशंस में ये पाया जाता है, स्पेसिफिकली इन 18th सेंचुरी. लिबरल फेमिनिज्म के लोग जो थे उन्होंने हाईलाइट किया द फैक्ट दैट women are equal to man and therefore also have natural rights. And in the 19th century, liberal feminist people emphasized on equal rights for women under the law, कि कानून के हिसाब से भी हर फीमेल को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए. और लिबरल फेमिनिस्ट के लोगों ने ही डिमांड की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर women इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ के हर पार्ट में फीमेल्स को इक्वलिटी मिलना बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू लिबरल फेमिनिस्ट्स. अब पढ़ते हैं लिबरल फेमिनिज्म के फीचर्स, इसकी क्वालिटीज़. लिबरल फेमिनिस्ट जो लोग थे उन्होंने यकीन किया कि हर इंसान की अपनी एक डिग्निटी, अपनी एक वैल्यू, अपनी एक वर्थ होती है. सो लिबरल फेमिनिज्म बिलीव्ड इन इनहेरेंट डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ एवरी ह्यूमन इंडिविजुअल बाय वर्च्यू ऑफ कैपेसिटी फॉर रीजंस. फॉर देम इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इज़ इम्पॉर्टेंट टू रीच वंस ओन गुड लाइफ. सबके लिए समान रूप से अधिकार हो, समान रूप से अवसर हो. Therefore, liberal feminists fought against discrimination in education,
जॉब्स एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर्स। इसीलिए लिबरल फेमिनिस्ट ने अपोज किया अगर किसी तरीके का भेदभाव होता था एजुकेशन में, जॉब्स में या किसी भी तरीके के कार्य में। अर्ली लिबरल फेमिनिस्ट वर अगेंस्ट प्रोटेक्टिव लॉज। तो जो लिबरल फेमिनिस्ट थे वो प्रोटेक्टिव लॉज जैसे कि फ़ीमेल्स के लिए रिजर्वेशन की जाती हैं, बसेस में सीट रिज़र्व करना, ट्रेन्स में सीट रिज़र्व करना, इनके अगेंस्ट थे फॉर वुमेन, एज दे बिलीव वुमेन एंड मेन आर इक्वल एंड दे डू नॉट नीड स्पेशल लॉज। बाद के लिबरल फेमिनिस्ट ने ये रियलाइज़ किया कि फ़ीमेल्स के अगेंस्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही ज़्यादा है। Men has become extremely powerful and exercising the power on females, so females need protective laws. To address this, we need protective laws for women. So this is one feature of liberal feminists, that later liberal feminists realized the need of protective laws. Now I'm going to take names of few scholars who emphasized on the importance of economic independence for women. Mary Wollstonecraft, J.S. Mill and Betty Friedan, ये कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने काफ़ी एम्फेसाइज़ किया कि फ़ीमेल्स को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस सबसे पहले मिलनी चाहिए, उसके बाद नॉर्मल इक्वालिटी अपने आप आ जाएगी। They believe by subjugating women the society is at loss because it is deprived of contribution of half of its population, which is very true as well, कि अगर हम फीमेल्स को बिल्कुल दबा देते हैं तो फीमेल्स का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं हो पाता सोसाइटी में, तो सोसाइटी, हमारा समाज अपने आप वंचित रह जाता है फीमेल्स के कंट्रीब्यूशन से। Liberal feminists also claim that value of liberty, equality and justice are equally important for women as it is for men to lead a good life. Now let us know about some movements that were based on liberal feminism. First one is suffrage. Suffrage means the right to vote in political elections. Suffrage movements in Great Britain and the United States of America we are going to study about. In Great Britain, women's suffrage was first backed by Mary Wollstonecraft in her book A Vindication of the Rights of Women, which was published in 1792 and was later claimed by Chartist movement of 1840s. If you want to read the details about this book, you can mention in comments and I'll provide you the link to the details of this book as well. Okay, the demand for suffrage, women's suffrage or women voting right, you can say, was supported by J.S. Mill, John Stuart Mill and his partner Harriet Taylor. The first women's suffrage committee was formed in Manchester in 1865 and in 1867 Mill presented to Parliament this committee's petition which demanded the voting rights for women and contained about 1550 signatures, 1550 total number of signatures. के बाद आया 1867 का बहुत ही फेमस रिफॉर्म बिल विच कंटेन्ड नो प्रोविजन फॉर वुमेन सफरेज अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन. However, women suffrage societies were mushrooming in major cities of Britain and by 1870s these organizations submitted to parliament petitions demanding the franchise for women and these petitions had 3 million signatures. तो अगर आप 1550 सिग्नेचर से नहीं मान रहे हो तो हम आपको 3 मिलियन सिग्नेचर्स की पिटिशन देंगे, मे बी आप तब मान जाएं. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पर क्वीन विक्टोरिया यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की क्वीन थी और उनका क्या व्यू पॉइंट था ड्यूरिंग दीज मोमेंट्स. सो रिगार्डिंग द women's suffrage movement in the United Kingdom, Queen Victoria stated that if women were to unsex themselves, I'm telling the exact statement, if women were to unsex themselves by claiming equality with men, they would become the most hateful, heathen and disgusting of beings and would surely perish without male protection. Queen Victoria viewed female leaders as exceptional figures rather than an example for other women to follow. She held the same views concerning distinct roles for men and women that were widespread in the 19th century English-speaking world. And according to Queen and many of her contemporaries, the domestic sphere was feminine and the public sphere was masculine. Females घर के अंदर काम करने के लिए बनी है और मेल्स घर से बाहर.
These were the viewpoints of a queen. The political arena was therefore a masculine realm, and despite Queen Victoria's opposition to women's suffrage, the fact that she was a woman in a prominent leadership roles, it was inspirational to suffragists. It was inspirational to all the people who were protesting against this inequality. तो अब हमने क्वीन विक्टोरिया के विचार पढ़ लिए हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है. द फॉलोइंग ईयर सॉ द डिफीट हार of every major suffrage bill brought before parliament. This was mainly because neither of the leading politicians of the day, उस टाइम पर दो leading politicians थे, विलियम ग्लैडस्टोन एंड बेंजामिन डिज़रेली. इन दोनों की ही हिम्मत नहीं हुई क्वीन विक्टोरिया के रूथलेस ऑपोजिशन को डिसरिस्पेक्ट करने की. और in 1869, however, parliament did grant women taxpayers the right to vote in municipal elections, and in the subsequent years women became eligible to sit on county and city councils as well. In 1897, the various suffragist societies came together and formed one national union of women's suffrage, and societies thus brought a greater degree of unity and organization to the movement. ओके इसके बाद वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत हुई. मैं अपने वीडियोस में बार बार स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू की डेट ज़रूर याद रखिए. वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत हुई थी 1914 में. तो अभी हम वर्ल्ड वॉर वन की बात करें. वर्ल्ड वॉर वन की जब शुरुआत हुई तो विमेन सफरेज ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना बहुत कंट्रीब्यूशन दिया वॉर्स में, और फीमेल्स की प्रेजेंस, फीमेल्स के कंट्रीब्यूशन को बहुत ही अच्छे से रिकॉग्नाइज़ किया गया बाय द होल वर्ल्ड. So, as a result, the Representation of People Act was passed by House of Commons in June 1917 and by the House of Lords in February 1918. ये दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल हैं. And under this act, all women aged 30 और ओवर वर एलिजिबल फॉर वोटिंग राइट्स. तो ये एक पहली अच्छी सक्सेस थी. इन 1928 द वोटिंग एज फॉर women was lowered to 21 to place women voters on an equal footing, on an equal space, equal place with male voters. This was the final victory. So next video में हम कवर करेंगे वुमेन सफरेज मोमेंट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस चैनल. डू शेयर एंड सब्सक्राइब. Thanks a lot for watching and best of luck for your exams.